We have seen the position of center of mass. We are continuing today's class. We have seen position of center of mass is given by कौन सा पोजीशन पे है? It is at certain location whose distance from a referred axis is summation of mixi by summation of mi. That is m1 x1 plus m2 x2 plus and so on by m1 plus m2 plus you add up all this to get the location of center of mass. ये हम लोग लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज है नहीं. I want to find out displacement of center of mass. Displacement of center of mass is nothing but आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो? चेंजिंग पोजीशन. मान लो कि कोई पार्टिकल का पोजीशन था ये, कॉल इट वेक्टर r1. अब उसका पोजीशन हो गया ये, क्योंकि वो इधर से घूम के यहाँ पर आ गया, ये हो गया displacement r2. Then what is the displacement of the particle? You see the particle ऐसे गया है तो यहाँ से यहाँ पर हुआ है, this is the displacement. और आपको तो मालूम है कि r1 plus s is equal to r2. That means the displacement is r2 minus r1. I'm making use of triangle. So displacement of center of mass is what? It is change in position. Change in position. कैसे लिखेंगे इसको? dx. ठीक है, dx. तो क्या होगा? इधर हर एक क्वांटिटी का चेंजिंग पोजीशन देख लेंगे. m1 dx1, m2 dx2 and so on by summation of m, मतलब m1 plus m2 plus m3. इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि what are these quantities represent. dx1 is displacement of center of mass of m1. Similarly, dx2 is the displacement of center of mass of m2. और in general आप कह सकते हो dx is equal to summation of mi dxi by summation of mi. कहने का मतलब ये हुआ, जब कोई एक सिस्टम का मासेस का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस हो जाता है. सपोजिंग हम कहेंगे ये कोई एक सिस्टम है जो रेस्ट में है. ठीक है, ये सिस्टम में मान लो कि यहाँ पर कोई एक 5 रुपया का कॉइन रखा हुआ है और यहाँ पर एक 1 रुपये का कॉइन रखा हुआ है और मैं इसको सेंटर ऑफ मास पे बैलेंस करके रखा हूँ. अगर मैं ये 5 रुपया वाला कॉइन को थोड़ा इधर को सरका दूंगा तो ये सेंटर ऑफ मास और यहीं पे नहीं रहेगा. अब ये जो सिस्टम रेस्ट में था वो गिर सकता है, इसलिए थोड़ा इसको रेस्ट में रखने के लिए मुझे थोड़ा इसको और इधर सरकाना पड़ेगा, है कि नहीं? कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई एक सिस्टम में ये मान लो कि कुछ मासेस इधर उधर पड़े हुए हैं और ये मान लो ये एक मास है, ये एक मास है, ये एक मास है, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया. मान लो दिस गोज ए डिस्टेंस dx1, this goes a distance dx2, this goes a distance dx3 and their respective masses are m1, m2, m3. तो देखो ये तीनों का सेंटर मास कहीं था, that center of mass will also displace by certain amount. So what is dx? dx is displacement of center of mass. कैसे निकालेंगे? अगर हर एक इंडिविजुअल मास का डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर हम क्या नोट करेंगे? नोट ये करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय द फॉर्मूला समेशन ऑफ mi dxi by समेशन ऑफ mi. ठीक है, तो अगर समझ में आया, मैं जानने के लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लूंगा. तो इसको मिटा देता हूं क्योंकि आपका तो हो गया ये चीज. थोड़ा फोटो ले लेता हूं. ठीक है, तो ले लिया.
देख चुके हैं कि इसमें सारा जो डिस्कशन हुआ इससे हम लोग ये देख चुके हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है उसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिला है। एक तो पहला जानकारी था ये कि कहेंगे कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय समेशन ऑफ mi xi by summation of mi, displacement of center of mass is summation of mi dxi by summation of mi, ऐसा। अच्छा, इस चीज को दिमाग में रखते हुए सपोज हम कहेंगे क्वेश्चन है, सपोज ए 2 kg and a 3 kg mass are kept on x-axis. 2 kg is displaced to left by 10 centimeter and 3 kg is displaced to right by 5 centimeter. Find displacement of center of mass. Displacement of center of mass हमें निकालना है। तो थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन में कैसे करेंगे सॉल्व इसको। सॉल्यूशन यहाँ पे बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे 2 kg और 3 kg मास रखा गया था। कहाँ रखा था कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो होगा कहीं ना कहीं, कहीं था सेंटर ऑफ मास। 2 kg इज डिस्प्लेस्ड टू लेफ्ट, 2 kg को इधर को डिस्प्लेस कर दिए 10 सेंटीमीटर। 3 kg को इधर डिस्प्लेस कर दिए 5 सेंटीमीटर, ऐसा दिया है। 3 kg डिस्प्लेस्ड बाय 5 सेंटीमीटर। ये दोनों जैसे हिलडुल गए अपनी जगह से, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, चलो लेते हैं m1 2 kg, उसका dx1। अब हम यूजुअली इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, उल्टा है तो लिखेंगे -10 I kept m2 is 3 kg, उसका dx2 ये तो इधर को गया है 5 I kept, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना सिंपल है, सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस करेगा, m1 dx1 प्लस m2 dx2 by m1 plus m2, that is coming 2 into -10, 3 into 5 by 2 plus 3, कितना आया ये, -20 plus 15 is -5 by 5 is -1 सेंटीमीटर। माइनस एन का मतलब सेंटर ऑफ मास गोज टू लेफ्ट, सेंटर ऑफ मास displaces to left by 1 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ मास लेफ्ट को डिस्प्लेस हो जाएगा। कितना सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट ए फॉर्मूला एंड कंडीशन। अब 2 के जगह 6 मास होते, क्या फर्क पड़ता है, अकॉर्डिंगली सबका dx1 dx2 निकालते, जोड़ देते, समेशन ऑफ mi dxi बाय समेशन ऑफ mi कर लेते। समझ में आ गया। अगर कोई सिस्टम में सेंटर ऑफ मास इंडिविजुअल मासेस को मूव करवा देते हैं तो सेंटर ऑफ मास मूव कर जाता है। कोई जरूरी नहीं है ऐसे होगा। जैसे सोचो, जैसे मैं शुरू में बोल रहा था कि मान लो कि ये पेन ई सिंगल सपोर्टेड हियर, सिंगल सपोर्टेड हियर का मतलब हुआ दिस सेंटर ऑफ मास इज हियर। सपोज यहाँ पर एक 1 रुपी कॉइन है, इधर एक 5 रुपी कॉइन है। मैं 1 रुपी कॉइन को थोड़ा इधर सरका दिया और मैं चाहता हूं कि सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहे। उसके लिए मुझे एक 5 रुपी वाला कॉइन को भी थोड़ा इधर सरकाना पड़ेगा, इसको भी इधर थोड़ा सरका देंगे, इसको थोड़ा इधर सरका देंगे। हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा, है कि नहीं। तो हम कहेंगे बाय डिस्प्लेसिंग इंडिविजुअल मासेस, इंडिविजुअल हाँ देखते हैं, इफ
displacing individual masses, the center of mass does not change, then तो आप कहोगे dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो। लेकिन था क्या ये चीज? समेशन ऑफ mi dxi बाय समेशन ऑफ mi एंड दैट वाज जीरो। मतलब ये तो कांस्टेंट है ना, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इसको इधर ले लो और जीरो के साथ जो भी मिला वो जीरो हो जाता है। ये दुनिया का रीत है, हीरो के साथ मिलोगे हीरो हो जाओगे, जीरो के साथ मिलोगे जीरो हो जाओगे। तो बच गया क्या? समेशन ऑफ mi dxi इज इक्वल टू जीरो। मतलब इंडिविजुअल मासेस को मूव करवाने से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, समेशन ऑफ mi dxi इज इक्वल टू जीरो, then center of mass of the system will not move. For better clarity, I would like to give you an example. Suppose ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ मासेस रखे हुए 1 kg, 2 kg, 3 kg। 1 kg को इधर को डिस्प्लेस किए 10 सेंटीमीटर, 3 kg को इधर को डिस्प्लेस कर दिए मान लो कि 4 सेंटीमीटर, 3 kg को इधर को कर दिए 4 सेंटीमीटर, और मान लो कि ये है 2 kg। इन फिगर ये 10 सेंटीमीटर गया है, ये 4 सेंटीमीटर गया है। इन फिगर shown find necessary displacement of 2 kg for which center of mass of system does not change। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा। ठीक है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर ये बात है तो चलो देखते हैं क्या दिया है। 1 kg मास है 1 kg और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। तो हम कहेंगे dx1 इज माइनस 10 m2, ये क्या है? 3 kg। उसका डिस्प्लेसमेंट उसका तो राइट में हुआ है 4 सेंटीमीटर, दैट इज 4 i कैप। m3 ये कितना है? 2 kg। क्या डिस्प्लेसमेंट? अरे वही तो निकालना है। और ए सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, जहां था वही रहेगा। यस, सिद्धांत बना चुका है। समेशन ऑफ mi dxi हैज टू बी इक्वल टू जीरो। mi dxi हैज टू बी इक्वल टू जीरो। 1 into minus 10, 3 into 4 plus 2 into dx3 must be equal to 0। उसमें dx3 कितना मिला? देखो dx3 कितना मिला? ये हो गया 12, ये हो गया -10, 12 ये -10 हो गया 2 इधर आया तो इट इज कमिंग -1 सेंटीमीटर। मतलब 2 kg is to be displaced to left। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ 2 kg is to be displaced to left by 1 सेंटीमीटर। है, समझ में आ गया सबको? सपोज आपको समझ में आ गया है अभी तक। फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 मासेस, मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा अभी बात करके हमें कोऑपरेट करो इसको करने में। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक मास m1 रखा हुआ है, यहाँ पर कोई एक मास m2 रखा हुआ है। इनका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर मैं ये मास को थोड़ा इधर को डिस्प्लेस करता हूं L1, कितना? L1। मैं चाहता हूं को M2 को मैं किधर को डिस्प्लेसमेंट करूंगा? मैं M2 को किधर को डिस्प्लेस करूंगा कि सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। संजय बोल रहा है कि थर्ड पॉइंट को थोड़ा सा दोबारा समझा दीजिए। संजय, हम बताएं
कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय द फार्मूला समेशन ऑफ mixi बाय समेशन ऑफ mi, ये हम लोग देख चुके हैं। और इसमें अगर मासेस मूव किया और ऐसे मूव किए कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो यू विल से दिस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। अगर सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, होल थिंग जीरो है, तो ये ऐसा था। तो हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इंडिविजुअल मासेस आर डिस्प्लेस्ड, तो क्या कहोगे, ये क्वांटिटी इधर जीरो हो जाएगा, रहेगा समेशन ऑफ mi dxi इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई सिस्टम ऑफ मासेस में इंडिविजुअल मासेस को कुछ कुछ डिस्प्लेस करेंगे और पता चला सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं हुआ दिया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ये हमें समझ में आया। अभी शाश्वती वाली आंसर बता चुकी है कि अगर m1 इंटू दो मासेस सोचो और m1 को मैं थोड़ा इधर को सरका दिया, मैं m2 को किधर को सरकाऊंगा कि सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा। अगर इसको इधर ले लिए, इसको इधर ले लिए, दोनों इधर चले गए तो सेंटर मास भी उधर चले जाएगा। अब इसको इधर ले लिए, थोड़ा इसको इधर ले आएंगे, सेंटर ऑफ मास बैलेंस रहेगा। किरण को भी समझ में आ रहा है। एंड हाउ यू आर गेटिंग इट, बाय योर इंट्यूशन एंड बाय योर अंडरस्टैंडिंग, इट इज ए विजुअलाइजेशन। आप सोचने के लिए आप लोग L2 बोल चुके हो और टुवर्ड्स लेफ्ट बोल चुके हो, ठीक है, लेकिन सोचने के लिए मैं थोड़ा और दूसरा तरीका अपनाता हूं ताकि आप आसानी से सोच पाओगे। सपोज एक डंडा है, डंडे के ऊपर m1 है, ये डंडे की इधर m2 है और पता चला कि ये सिस्टम यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, मतलब इन दोनों का सेंटर मास कहीं यही है। अब अगर थोड़ा मैं इसको इधर ले लूंगा तो ये डंडे के ऊपर फिर भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब फिर भी सेंटर मास यहाँ पर रहेगा। उसके लिए ये जो हमारा m2 था ऑब्वियसली थोड़ा इसको इधर लाना पड़ेगा, मतलब फॉर ए टू मास सिस्टम, for the two mass system the masses are to be moved in opposite directions to keep the center of mass as it is। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कितना मूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम कहेंगे for a two mass system m1 is moved by l1, m2 moves by l2, if center of mass does not change, तो मुझे m1, l1, m2, l2 ये सब में रिलेशन निकालना है, क्योंकि ये रिलेशन मुझे ज्यादा काम में लगेगा। तो हम कहेंगे समेशन ऑफ mi dxi must be equal to 0। अच्छा, तो यहाँ पर m1 क्या है, m1 तो m1 है, dx1 कितना है, dx1 है इधर को l1, so we'll write plus l1। dx2 कितना है, dx2 है इधर को l2, so we'll write minus l2। Now what is this statement coming out to be, m1 l1 plus m2 minus l2 that is equal to 0, मतलब m1 l1 is equal to m2 l2 is equal to m2 l2। So for a two mass system, center of mass of the system will remain undisplaced, it will not change its position if the masses are moved in opposite directions by l1 and l2 such that they satisfy the condition m1 l1 is equal to m2 l2। अगर m1 l1 is equal to m2 l2 हुआ तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का नहीं चेंज होगा। फर्स्ट लॉ कहता है कि as long as no external unbalanced force acts on a body, it continues in its state of rest or uniform motion along a straight line। ये चीज बचपन से पढ़े आ रहे हैं, क्योंकि
इतने दिन हो गया न्यूटन अपनी लॉ एकदम नहीं बदले, जो था वही है। तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द ग्रॉस मीनिंग ऑफ दिस, फिर इसका सटल मीनिंग क्या है देखेंगे। पहले ग्रॉस मीनिंग पे बात करते हैं, इसमें सारा टर्म को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला हुआ व्हाट इट मीन्स बाय एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट इट मीन्स बाय अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, पहले इन दोनों चीज को समझेंगे। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, कोई भी फोर्स को मैनिफेस्ट होने के लिए, कोई भी फोर्स को एक्शन में आने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक एजेंट जो फोर्स लगाएगा, एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर एजेंट ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के बाहर है, ऑब्जेक्ट का अपना बाउंड्री है, मेरा अपना शरीर का बाउंड्री, माय स्किन इज माय बाउंड्री, ठीक है, ऑब्जेक्ट का बाउंड्री के बाहर है कौन, एजेंट, तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया क्या? इफ द एजेंट इज आउटसाइड द बाउंड्री देन यू कॉल इट एन एक्सटर्नल फोर्स। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ये मान लो कि ये कोई एक गाड़ी है और इस गाड़ी में आप बैठे हुए हो और बैठ के सामने वाले सीट को आप पुश कर रहे हो। नाउ your effort on the car, your force on the car becomes an internal force, but same कार को अगर आप गाड़ी से बाहर खड़े होके ढकेल रहे हो, है ना, बाहर खड़े होके ढकेल रहे हो, तो it is an external force, ठीक है, it is an external force। कहता है कि as long as no external force is applied, if a body at rest, it cannot move. Why? पहला क्वेश्चन तो लोगों के दिमाग में आया होगा, क्यों भाई एक्सटर्नल फोर्स, क्यों इंटरनल फोर्स क्यों नहीं मूव करवा सकता है? लॉजिक हुआ ये, पहला लॉजिक हुआ ये कि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं they always exist in pairs and they cancel out each other, they balance out each other। इंटरनल फोर्स, जैसे मान लो कि ये आदमी ये सीट से, ये जो सीट को आगे की तरफ पुश कर रहा है और गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। आदमी के फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में सोचो, थिंक अबाउट द मैन। अब ये आदमी का हाथ ऐसा है, अगर वो गाड़ी के आगे वाला सीट को पुश कर रहा है तो खुद भी एक फोर्स पा रहा होगा, उसके बावजूद वो रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर ये पीछे वाला सीट, जैसे आप कोई चेयर में बैठ के आगे को जोर से पुश करोगे, साइमल्टेनियसली यू आर पुशिंग द बैक चेयर एंड यू आर गेटिंग ए फोर्स लाइक दिस। और अगर हम आदमी को यहां से निकाल देते हैं, खाली कार का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो आदमी के चलते इसके ऊपर एक फोर्स आ रहा है और इसके ऊपर एक फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। तो इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, सो दे कैन नॉट मूव ए बॉडी। क्योंकि इंटरनल फोर्स हरदम पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, दे कैन नॉट मूव ए बॉडी, क्योंकि वो बैलेंस हो जाता है। तो दूसरा चीज क्या देखे? इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट एज ए पेयर ऑफ equal and opposite forces। So net internal force is always zero, मतलब वो बैलेंस रहते हैं। You cannot have unbalanced internal force, you cannot have unbalanced internal force। ध्यान रखना, internal forces are always balanced, but external force, अब ये आदमी ये कार को इधर से ढकेल रहा है, हो सकता है कोई दूसरा आदमी इधर से ढकेल रहा है, दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो गया, तो हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स तो आ रहे हैं लेकिन बैलेंस्ड है। एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अकेला ये ढकेल रहा है, सम फोर्स ऑन द कार इन दिस डायरेक्शन, दोनों ढकेल रहे हैं, नेट फोर्स इज जीरो। So external force acting on a body may be a balanced force, may be unbalanced force.
बट इंटरनल फोर्सेस आर ऑलवेज बैलेंस्ड फोर्स। समझ में आया? तो हम कहेंगे कि ये इंटरनल फोर्स किसी बॉडी को मूव नहीं करवा सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज बैलेंसिंग ईच अदर। they are represented by a pair of equal and opposite forces। और एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस भी हो सकता है, अनबैलेंस भी हो सकता है। जैसे 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 मैं अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक केस बताऊंगा। सपोज हियर इज ए ट्रक। आप कोई पहलवान यहां पे खड़ा है और इसको पुश कर रहा है, क्या ये ट्रक मूव करेगा? आप कहोगे नहीं करेगा। क्यों? ये आदमी क्या इंटरनल फोर्स दे रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स? अरे ये एजेंट है जो पुश कर रहा है किसको? ट्रक को। और ट्रक का बाउंड्री कहाँ है? ये तो ट्रक का बाउंड्री है ना? दिस इज द बाउंड्री ऑफ द ट्रक। और आप देख रहे हो कि आदमी इसके बाउंड्री के बाहर है। सो ही इज गिविंग एन एक्सटर्नल फोर्स। तो क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि ये इंटरनल फोर्स नहीं है, ये ट्रक को तो इधर पुश कर रहा है, एंड बाय हिज फुट ही इज पुशिंग द ट्रक इन दिस डायरेक्शन। पांव से पीछे की तरफ। मान लो इसके पीछे कोई पत्थर रखा होता, वो क्या करता? पत्थर में पांव लगा के आगे को पुश करोगे तो पत्थर फिसल जाएगा। Exactly that way, what he is doing, he is pushing the truck in the backward direction by his foot and forward direction by his hand। सर आपको कैसे पता चला? अरे पता इसलिए चला क्योंकि मैं आदमी को देखा, और देखा ऐसा आदमी तो पहले कभी नहीं देखा। ट्रक के घर ऊपर खड़े होकर ट्रक को पुश कर रहा है, और आप जानते हो ट्रक मूव नहीं करेगा, आदमी भी मूव नहीं करेगा। आदमी मूव नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? हमें आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम देखना आता है। चलो देखते हैं आदमी के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। वेट तो आ रहा होगा, नॉर्मल डायरेक्शन भी आ रहा होगा। इसके अलावा क्योंकि ट्रक को पुश कर रहा है तो ट्रक उसको पुश कर रहा होगा। फिर ये आदमी फिसल क्यों नहीं रहा है? कोई उसको पुश कर रहा है, आदमी रेस्ट में, नेट फोर्स इज जीरो, बिकॉज देयर इज सम फ्रिक्शन। तो क्या होगा? उसके पांव पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे रहेगा। ये आदमी अभी इधर फिसलने की कोशिश कर रहा है। आप अगर फ्लोर पे ऑयल डाल दोगे और वॉल को पुश करोगे तो क्या होगा? यू विल स्लिप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। But now the man is not sleeping. Who is preventing him from sleeping? The frictional force. So frictional force is preventing. मतलब frictional force कैसे होगा? ऐसे होगा ताकि ये फोर्स को कैंसिल करे। So these are the forces on the man. But for every action there is an equal and opposite reaction. क्योंकि ये contact force है ना? Contact forces are always equal and opposite forces. अब अगर ट्रक को देखेंगे, खाली अकेला ट्रक को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ट्रक ये आदमी के ऊपर ये दोनों फोर्स दिया है, तो ये आदमी भी ट्रक के ऊपर ऐसा दो फोर्स दे रहा होगा। सो नेट फोर्स जीरो है। ये ट्रक मूव नहीं कर रहा, आदमी मूव नहीं कर रहा है। आदमी बोल रहा है मैं तो एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूं न्यूटन के हिसाब से, क्यों नहीं चल रहा? अरे एक्सटर्नल तो दे रहे हो भैया, लेकिन आप दे रहे हो एक्सटर्नल बैलेंस्ड फोर्स। As long as external unbalanced force is not applied, if a body is at rest, it will remain at rest। समझ में आ गया? As long as no external unbalanced force is applied, a body at rest will remain at rest। ये सारा एस्पेक्ट एक्सटर्नल फोर्स के बारे में सबको समझ में आ गया। जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे, इंटरनल फोर्स क्यों नहीं मूव करवाता है? because they exist in pairs of balanced forces। एक्सटर्नल फोर्स में भी बैलेंस्ड में भी अनबैलेंस्ड, ठीक है? तो हम कहेंगे अनबैलेंस्ड होगा तो बॉडी मूव करेगा। खैर ये सब चीज आपको समझ में आ गया। अब ये लॉ का और दो टुकड़ा करते हैं। As long as no external unbalanced force acts on a body, it continues in the state of rest or uniform motion। State of rest, the tendency to maintain the state of rest is called inertia of rest। आप जानते हो ये सब चीज, ग्रॉस डेफिनेशन में बता रहा हूं। स्टेट ऑफ मोशन, टू टेंडेंसी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा, अगर हमें न्यूटन लॉ ठीक ठाक समझ में आ गया और न्यूटन यही बोले थे, तो फिर हमारे मन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स आने लगे। थोड़ा मैं इसका फोटो ले लूंगा, ठीक है? ये आदमी था, सिकुड़ गया है, थोड़ा ठीक कर देते हैं बेचारा।
2 बूंद पोलियो की दे दिए इसको, अब ये ठीक हो गया। अब मैं इसका एक बार फोटो ले लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। चीज को हम लोग थोड़ा दोबारा ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कोई बम को अगर हम थोड़ा सा फायर देते हैं, उड़ जाता है, we are not given any external force but the bomb at rest started moving। कोई डंडे के ऊपर 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिए, now the net force on the डंडा is 0 but the डंडा will not remain at rest, it will start moving। कोई बॉल के अंदर एक कीड़ा रख दिए, ये कीड़ा बॉल के अंदर चलेगा, the ball will roll on the floor। बिना फोर्स का भी बॉडी मूव कर सकता है, बैलेंस फोर्स में भी मूव कर सकता है, इंटरनल फोर्स देके भी कोई बॉडी मूव कर सकता है। और न्यूटन बोल रहे हैं कि जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं देंगे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ आ गया क्वेश्चन, तो न्यूटन ऐसे गलत शब्द क्यों बोले और न्यूटन का वो मतलब समझ के हम लोग क्यों खुश हो गए? तो सही मायने में न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? व्हाट इज न्यूटन्स लॉ? वी हैव टू नाउ अंडरस्टैंड। न्यूटन्स लॉ स्टेटमेंट तो वही है, लेकिन हम लोग जो समझ रहे हैं वो नहीं है। चलो पहले देखते हैं न्यूटन्स लॉ का लिमिटेशन क्या है। सबसे बड़ा लिमिटेशन हुआ न्यूटन्स लॉ का, वो किन चीजों के लिए अप्लाइड है? रिमेंबर, न्यूटन्स लॉ इज अप्लाइड ओनली फॉर पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस मींस द मास हैज टू बी वेरी स्मॉल, आई मीन मास में भी एनीथिंग, इट्स साइज मस्ट बी वेरी स्मॉल। मास चाहे 10 केजी हो, 50 केजी हो, 100 केजी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, बट इट शुड बी ए सिंगल पॉइंटेड मास, नॉट ए डिस्ट्रीब्यूटेड मास ऑफ एनी शेप, उसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन ये सब तो न्यूटन के हिसाब से चलते हैं भाई। हाँ, तो हमारे पास तो इसमें पॉइंट मास प्रैक्टिकली नहीं मिलेगा। कोई 10 केजी का मास जो कि एक पॉइंट में रह सकता है, ऐसा मिलेगा क्या? नहीं है, इनवैलिड थिंग है। तो न्यूटन्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? हम कहेंगे कोई एक बॉडी में जब ढेर सारे मासेस हैं तो कहां पर वो सारा मास कंसंट्रेटेड है? आप कहोगे सेंटर ऑफ मास में। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर द टोटल मास कैन बी assumed to be concentrated। if that is what is the thing, Newton's law is applicable for center of mass। अब न्यूटन की नजरिया से उनकी लॉ को पढ़ने की कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा? when you give a little fire, you are not given any external force, this bomb will explode, the fragments will go in different directions, टुकड़े टुकड़े, बम के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, इधर उधर सब गिरेंगे। अब सारे टुकड़े का सेंटर ऑफ मास निकालो, कहाँ मिलेगा? जहां पर बम रखा हुआ था। एक टुकड़ा इधर गिरेगा, एक टुकड़ा इधर गिरेगा, सारे टुकड़े इधर उधर गिरेंगे। आप देखोगे सेंटर ऑफ मास ऑफ दी डिफरेंट टुकड़ास इज एट द लोकेशन ऑफ दी बम। ये डंडे को आपने फोर्स दिया, एक 10 न्यूटन का, 2 इक्वल अपोजिट फोर्स दिया, डंडा ने मूव करने लगेगा। लेकिन सोचो, डंडा का सेंटर ऑफ मास विल इट मूव? नो। जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं दिया गया है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। हम लोग फैन को स्विच ऑन किए, वी सप्लाइड सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू दिस and you found the fan is moving, we have not given any external force, but न्यूटन की नजर से देखोगे, आप कहोगे पंखा चल रहा है, न्यूटन क्या बोलेंगे? चल रहा है क्या? उसका सेंटर मास तो चल नहीं रहा है। अब मैं बोला था जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा। तो ये लॉ को ढंग से समझने के लिए हम लोग क्या कहेंगे? as long as no external unbalanced force acts on a body, its center of mass continues in its state of rest or of uniform motion along a straight line। लेकिन बुक में कहीं भी ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है। जब न्यूटन्स लॉ को हम लोग इस नजरिया से समझेंगे, फिर देखोगे कितने बड़े बड़े न्यूमेरिकल हम लोग ओरली कर रहे हैं, बुक वाले लंबे लंबे मेथड में कर रहे हैं। जैसे हम लोग स्यूडो फोर्स वाला मेथड में कर रहे थे, बुक वाले अलग अलग मेथड में कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमें समझना है कि जो न्यूटन्स लॉ है, they are applicable for center of mass of a body or system of masses। क्या लिखेंगे? Newton's laws are applicable to center of mass of the body, not to the body। समझ में आया क्या? अब न्यूटन फर्स्ट लॉ को मैं 2 टुकड़ा करना चाहता हूं। 2 टुकड़े में से पहला टुकड़ा हुआ
inertia of rest, inertia of rest क्या है? If a body or system of masses are at rest, then in absence of external unbalanced force, center of mass of the body or system will or remains or continues at rest. तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा। हाँ, स्कूल में एग्जांपल दे देते हैं, आप बस में खड़े हो, बस चलने लगा, पाँव चल गया, आप पीछे गिर गए, वो सब एग्जांपल सही, नो प्रॉब्लम। बट हम लोग थोड़ा हायर विजन से देखना चाहते हैं। जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं देंगे, अगर कोई सिस्टम रेस्ट में है तो उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा। चलो मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर एक चेयर लगा है। कौन सा चेयर? व्हील चेयर। यहाँ पे एक दूसरा व्हील चेयर लगा है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर कोई भारी भरकम आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, 60 केजी का आदमी, और यहाँ पे कोई दुबला पतला सा लड़का बैठा हुआ है, कितना? 20 केजी का। अब दोनों क्या किए? एक रस्सी को दोनों तरफ से खींच रहे हैं, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। बोथ ऑफ देम आर पुलिंग द रोप। ये रस्सी को इधर खींच रहा है, ये रस्सी को इधर खींच रहा है, दे आर पुलिंग द रोप। ध्यान से देख लेना। अब होगा क्या? आप तो जानते हो कि टेंशन तो हर जगह बराबर होगा, मतलब ये आदमी के ऊपर जितना फोर्स आएंगे, ये बच्चे के ऊपर उतना ही फोर्स आएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा? ये भी इधर आने लगेगा, ये भी इधर आने लगेगा, ठीक है ना? अगर हम कहेंगे कि ये आदमी का एक्सीलरेशन कितना होगा? जो फोर्स आ रहा है बाय इट्स मास, ये आदमी का एक्सीलरेशन क्या होगा? ये होगा F बाय इट्स मास। अच्छा, दोनों एक्सीलरेट करने लगे और ये इधर को, ये इधर को। आफ्टर t सेकंड में कुछ दूर क्या होगा? If a body starts from rest, in t seconds what distance it will go? ut plus half a t square starts from rest, तो ut 0 हो गया भाई। तो क्या रह गया? डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया? ये मान लो कि ये कुछ दूर आगे गया भाई, ये डिस्टेंस L1, तो L1 कितना हुआ? हाफ a t स्क्वायर। a कितना था? f by 60 into t स्क्वायर। इधर को गया, ये भी इधर को कुछ आया होगा, कितना? L2 हाफ f by 20 t स्क्वायर, ठीक है। तो हम कहेंगे, अब देखो तो थोड़ा इसका मास था 60 केजी, गया है L1। व्हाट इज M1 L1? 60 into L1 कितना होगा? f t स्क्वायर बाय 2। व्हाट इज M2 L2 क्या होगा? 20 into L2 कितना हो जाएगा? वही हाफ f t स्क्वायर। You are getting a very interesting result. M1 L1 is equal to M2 L2. This was the condition for what? For no change in position of center of mass. अब ये मूव करेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम का वो मूव नहीं करेगा। तो हम क्या कहेंगे? If we consider the two persons is a system, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किसको सिस्टम मान रहे हो, है ना? वो बहुत जरूरी है। आप किसको फैमिली मेंबर मान रहे हो, बहुत जरूरी है। फैमिली मेंबर के साथ आप जो भी कुछ कर लेते हो,
सकते हो। यू कंसीडर दिस सिस्टम इज माई फैमिली, ये सब मेरे फैमिली। कोई किसको मार दिया, कोई किससे छीन लिया, चलता है। सेम थिंग यू कैन डू आउटसाइड, है ना। अपनी बहन को एक थप्पड़ मार दिए, चलेगा। बगल वाले लड़की को मार के देखो, पुलिस आ जाएगा। क्यों? योर फोर्स बिकम्स एक्सटर्नल फोर्स, है कि नहीं। तो हम कहेंगे इफ वी कंसीडर द टू पर्संस एज ए सिस्टम, अगर इन्हीं को ही सिस्टम मान लिए तो उनके बीच में जो खींचातानी हुआ वो क्या हुआ? द टेंसाइल फोर्सेस, द पुलिंग फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस। अच्छा, ये सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं? अरे एक्सटर्नल फोर्स मतलब इनकी सिस्टम की बाहर से। सिस्टम कौन सा है? सिस्टम इज दिस इज व्हाट इज द सिस्टम। नाउ दिस इज व्हाट इज द सिस्टम। इस सिस्टम का बाउंड्री, जब भी आप कोई सिस्टम देखोगे उसका बाउंड्री आपको दिखना चाहिए। ये सिस्टम का बाउंड्री है। क्या इसके बाहर से कोई फोर्स आ रहा है? हाँ आ रहा है, अर्थ खींच रहा है, वेट इज देयर, इसका भी वेट है, एक नॉर्मल रिएक्शन है। वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन बोथ आर एक्सटर्नल फोर्सेस, बट व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स? जितना वेट उतना नॉर्मल रिएक्शन, जीरो। तो हम क्या कहेंगे? इफ वी कंसीडर द टू पर्संस एज ए सिस्टम, द पुलिंग फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस इज no external force acts on them. Center of mass of system does not move. सिस्टम मूव कर जाएगा, मासेस मूव कर जाएंगे और सेंटर मास मूव नहीं करेगा। एंड दैट इज बीइंग प्रूव्ड हियर। कैसे? m1 l1 is equal to m2 l2, we have already verified, है कि नहीं। जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में, तो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, दोनों आदमी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन उनका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। क्यों? m1 l1 is equal to m2 l2। अब m1 आ रहा है, m2 आ रहा है, दोनों आके मिलेंगे। क्या ऐसा हो सकता है ये दोनों आदमी यहाँ पे दोनों एक दूसरे को मिले और पता चला उनका सेंटर ऑफ मास इधर रह गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। दो आदमी अगर एक जगह मिलेंगे, उनका सेंटर मास उनके बीच में ही रहेगा। इसका मतलब ये दोनों जहां पे मिलेंगे उनके बीच में सेंटर मास रहेगा। इसका मतलब ये दोनों कहां मिलेंगे? एट द सेंटर ऑफ मास। दे विल मीट एट द सेंटर ऑफ मास विद व्हाटएवर फोर्स दे पुल ईच अदर। धीरे से खींचे, जोर से खींचे, कैसे भी खींचे, अल्टीमेटली दे विल मीट ऑन दिस लाइन ओनली, ऑन द सेंटर ऑफ मास, बिकॉज़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, सेंटर ऑफ मास कैन नॉट मूव। समझ में आ रहा है? वो आपको चौंकाने के लिए कुछ भी क्वेश्चन दे देंगे, ये इसके ऊपर इतना फोर्स दे दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट्स। हाँ, तो आपको देखना है सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना दूर पे है। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हियर कैन बी फाउंड डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। आपको क्लैरिटी आना चाहिए। जब दो आदमी एक दूसरे को खींचे और एक दूसरे की तरफ चले तो दोनों कहां पे मिलेंगे? एट द सेंटर ऑफ मास। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया ये चीज, तो मुझे बताओ ये कैसे। सपोज हम कहेंगे, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, एक मोटे पहलवान और एक दुबला सिकुड़ा पहलवान, दे आर प्लेइंग टग ऑफ वार। टग ऑफ वार क्या होता है? रस्सी पकड़ के खींचेंगे, जो मिड लाइन को पार कर जाएगा वो हार जाएगा। ये मोटा वाला डायबिटिक पेशेंट है, ताकत नहीं है। मोटा वाले का डायबिटिक पेशेंट है, कोई ताकत नहीं है, दिखने में मोटा है, ताकत नहीं है। पतला वाला तो सिक्स पैक बना के बैठा है। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे को खींचे। चलो ये सोचते हैं कि नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। अब दोनों एक दूसरे को खींचे, ए और बी, बताओ कौन जीतेगा? हु विल विन? जो मिड पॉइंट को पार कर जाएगा वो हार जाएगा। दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, जैसे स्कूल लेवल में तुम लोग खेले हो, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, कौन जीतेगा? मोटा वाला है फैट बट वीक, ये थीन बट स्ट्रांग, हु विल विन? ये थीन है लेकिन स्ट्रांग है। अरे नहीं, अब फिर से सोचो, जैसे खींचने लगेंगे ये इधर आने लगेगा, ये इधर फिसलने लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। ये क्या होगा? अच्छा, फिर दोनों मिलेंगे कहां पे? एट द सेंटर ऑफ मास। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? बीच में, कि पतले के पास कि मोटे के पास? किसके पास है सेंटर ऑफ मास? ए के पास कि बी के पास?
सेंटर ऑफ मास बीच में है कि ए के पास है कि बी के पास है? ऑब्वियसली ए के पास है, क्योंकि हेवी है ना, बड़ा मास है। तो सेंटर ऑफ मास इज समवेयर ऑन दिस लाइन, मिड में नहीं है। अब दोनों खींचे गए एक दूसरे की तरफ, मिलेंगे तो कहां? यहाँ पे मिलेंगे। और जब हम यहाँ पे मिलेंगे तब तक तो ये हार गया होगा, क्योंकि मिड पॉइंट को पार कर गया होगा। सो हु विल विन द रेस? ए विल विन द रेस। ए मोटा है, वो इस ताकतवर नहीं होने के बावजूद वो जीतेगा, टेकिंग द एडवांटेज ऑफ ईच मास। इसलिए रेसलिंग वगैरह में आप देख रहे होंगे, जब भी वो रेसलिंग वगैरह होता है लाइट वेट का करते हैं। ये 80 LV का है तो वो भी 80, मान लो ये 80 kg का आदमी है, वो भी 80 kg का आदमी लेंगे। 80 के साथ 60 वाले को नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि वो अगर खाली से गिर भी जाएगा तो बेचारा दब जाएगा। इसलिए बराबर मास के लेते हैं, सो दैट देयर कैन बी जस्टिस, देयर कैन बी ए कंपैरिजन ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स। तो मोटा पतलू, अगर मोटू पतलू ये टग ऑफ वार खेलेंगे तो मोटू तो जीतेगा ही जीतेगा। यू माइट हैव नोटिस्ड, ये लड़कियां अक्सर ये गेम खेलते हैं। दो लड़की क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पे से पकड़ लेते हैं, फिर गोल 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 घूमते रहते हैं। ठीक, अगर दोनों लड़की बराबर हेल्थ के हैं, मतलब बराबर 50 kg 50 kg, तो दोनों घूम रहे होंगे। सोचो उसमें से एक पूरा भारी भरकम है 100 kg वाला, दूसरी वाली मान लो कि 30 kg है डाइटिंग करके। अब दोनों जैसे पकड़ के घूमेंगे, आप क्या देखोगे? मोटी वाली तो अपनी जगह ही घूम रहा है और पतली वाली उसके चारों तरफ घूम रहा है। व्हाई? Where is the center of mass if you consider the two as a single system? It is inside the heavier one. तो वो तो अपनी जगह रहेगा, क्योंकि 100 kg का है, 30 kg का है, हाथ से ऐसे पकड़े हुए हैं। सेंटर ऑफ मास विल बी वेरी क्लोज टू दी फैट पर्सन, उसके पास रहेगा। जब जैसे दोनों घूमने की कोशिश करेंगे, आप नहीं देखोगे कि मोटी घूम रहा है, नहीं, मोटी तो अपनी जगह है, दुबली वाली उसके चारों तरफ घूम रहा है। व्हाई? बिकॉज़ द सेंटर ऑफ मास हैज टू बी एट रेस्ट। उनके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। और यू कैन बेटर अंडरस्टैंड ऑल्सो, सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास मान लो एक मास है 2 kg का और एक मास है 20 kg का, दोनों को पतला डंडे से जोड़ दिए। अब इसके ऊपर दिए 10 न्यूटन, इसके ऊपर दिए 10 न्यूटन। अब क्या होगा सोचो, ये घूमेंगे, लेकिन एक बार घूमने में ए और बी में से कौन ज्यादा डिस्टेंस मूव करेगा? जब तक एक बार पूरा घूम लेंगे, कौन ज्यादा डिस्टेंस मूव करेगा, ए की बी? सोच लो, ए की बी कौन ज्यादा डिस्टेंस मूव करेगा? क्योंकि देखोगे ये जब घूमेंगे, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो दे विल रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ मास। व्हाई? सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव, सेंटर मास मूव नहीं करेगा। ये हेवी वेट वाला छोटा सर्किल में घूमेगा, लाइट वेट वाला बड़ा सर्किल में घूमेगा, क्योंकि सेंटर मास तो नहीं घूमने वाला, सेंटर मास अपनी जगह रहेगा। इसका मतलब छोटा मास विल मूव मोर डिस्टेंस इन वन कंप्लीट रोटेशन। Why? Because the center of mass is not moving. Why not moving? Because net external force is balanced and it is 0. Center of mass रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा। ठीक है।